हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आयुष अभियंत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर ST14A, जैसा आप सभी जानते हैं एवरी मंडे ST डिस्कशन होता है, तो बिल्कुल मंडे में हम लोग आ चुके हैं। सुबह का 11 बज चुका है। हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। जनरल अवेयरनेस के पार्ट का डिस्कशन आपका 11 AM से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। 76 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। क्या क्वेश्चन रहे ST14 में, क्या उनके आंसर हैं, क्या एक्सप्लेनेशन होने वाला है, वो सारी चीजें वन बाय वन हम आप देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहा था। हु इनॉग्रेटेड द अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर रेस्पेक्ट कैंपेन। भाई किसने इनॉग्रेट किया था हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़ जी, दीपक कुमार या फिर अमित शाह। फटाफट से बताइए आपने ST में क्या आंसर किया था। फिर हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ, देखेंगे कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए आपने ST में क्या आंसर किया था, क्योंकि आपने ST अपनी ब्रांचेस में आप दे रहे होंगे ऑफलाइन ST। अगर नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कर दें, है ना, क्योंकि ST बहुत इंपॉर्टेंट है देना। ऑफलाइन ST आपको अपनी वीकनेस बताती है, आपको ये बताती है कि आप कितने पानी में हैं। तो ST देना जरूर शुरू करें। अगर जो लोग नहीं दे रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, वो ST देना और उसका एनालिसिस करना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी ने फाइनली क्या किया, इसको इनॉग्रेट किया था। हमारा संविधान हमारा सम्मान अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर रेस्पेक्ट कैंपेन। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाए। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए पूरा पार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया। कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा है अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज सेट टू बिकम द न्यू होस्ट फॉर द स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम 2026। कौन सा शहर 2026 से स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का नया मेजबान बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन है आपके बार्सिलोना, मैड्रिड, वेलेंसिया या फिर सेविली या फिर बिलबाओ। ठीक है, फटाफट आपको बताना है कौन सा शहर 2026 से स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का नया मेजबान बनने के लिए तैयार है। क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का, बताएंगे फटाफट से। विच सिटी इज सेट टू बिकम द न्यू होस्ट फॉर द स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम 2026। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने ST में, बताएंगे। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है मैड्रिड। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, मैड्रिड। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दिया हुआ है मैड्रिड 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए एक नया मेजबान शहर बनने के लिए तैयार है। यह स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के स्थान में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि बार्सिलोना 1991 से इस आयोजन का घर रहा है। इस परिवर्तन के बाद मैड्रिड ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा 10 वर्षों के लिए, 2026 से 2035 तक फार्मूला 1 की दुनिया में एक बिल्कुल नया सर्किट पेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अयोध्या में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF द्वारा बनाई जा रही मस्जिद का नाम क्या है? फटाफट से आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा था आपके ST में, तो बताइए क्या आंसर किया था आपने। मस्जिद रहमतुल्लाह, मस्जिद रहमान, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मस्जिद अल फारूक, मस्जिद अल नूर। बताएंगे क्या आंसर किया था आपने अपनी ST में। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है आपका, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अनाउंस किया, कमेंस किया कंस्ट्रक्शन फॉर अ ग्रैंड मॉस्क इन अयोध्या स्टार्टिंग दिस में
जिसका उद्देश्य धार्मिक मतभेदों से ऊपर लोगों को बीच एकता सद्भावना को बढ़ावा देना है। यह पहल उसी दिन हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के अभिषेक समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, है ना। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द इंडियन ओपन 2024 इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपके पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ताई तुजू यिंग, कैरोलिना मारिन या फिर रचनोक इंट्रिनोन। इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फटाफट से आप सभी बताएंगे डियर। ये बिल्कुल एसटी आपकी ऑफलाइन होती है ब्रांचेस में, आप सभी को पता है। ये एसटी आपकी पुट पेन टू पेपर, यानी ऑफलाइन एसटी का मतलब है आप पुट पेन टू पेपर इस एसटी को देते हैं। एग्जाम ऑनलाइन होते हैं लेकिन ये एसटी ऑफलाइन इस वजह से होती है जिससे आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकें, है ना, क्योंकि बचपन से ही हमारी जो हैबिट होती है वो पुट पेन टू पेपर काम करने की होती है। धीरे धीरे हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो फाइनली हम ऑफलाइन एसटी से अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम ऑनलाइन मोड में आ जाते हैं, यानी ऑनलाइन एसटी देते हैं तो और अच्छे से हम आसानी से इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। तो बताएं क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में, क्योंकि एसटी आप अपनी ब्रांच में दी होगी। ठीक है, चले आंसर की तरफ। चलो, राइट आंसर आ जाएगा ताई तुजू यिंग, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ताई तुजू यिंग। ठीक है, इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब बात की जा रही है, ताई तुजू यिंग ने विन किया। ठीक है, चलेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए दिया हुआ है भाई। In the Olympic year, badminton enthusiasts witnessed an extraordinary performance by Chinese Taipei legendary player Tai Tzu-ying. After facing in Malaysian Open finals loss, Tai Tzu-ying bounced back with determination, securing victory in the Indian Open 2024 women's single title. भाई ओलंपिक वर्ष बैडमिंटन प्रेमियों में चीनी ताइपे की दिग्गज खिलाड़ी हैं ताई तुजू-यिंग का असाधारण प्रदर्शन देखने को मिला। मलेशियाई ओपन के फाइनल में हार का सामना करने के बाद ताई तुजू-यिंग ने दृढ़ संकल्प के साथ वापसी की और इंडिया ओपन 2024 महिला एकल खिताब में जीत हासिल की है। तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट है, हम आपके साथ डिस्कस ही कर चुके हैं। ये एक्सप्लेनेशन भी रहा, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए फटाफट से। हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये इसके साथ ही आप एसटी डिस्कशन देख रहे हैं, बिल्कुल एवरी मंडे आपका डिस्कशन होता है। इसी के साथ ही अगर आप मॉर्निंग सेशन करंट अफेयर का आते हैं उसमें तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां से देखते होंगे कि एसटी में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं फाइनली, और इसके साथ ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में जरूर आया करें, जो लोग नहीं आते हैं रेगुलर उसे ज्वाइन करें और उसके साथ ही उसके नोट्स भी बनाना शुरू कर दें, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने करंट अफेयर जो है उसको प्रिपेयर कर सकें और डेली रूटीन के साथ उसके साथ आप चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो बहुत जरूरी है डेली करंट अफेयर के सेशन में ज्वाइन होना। तो आप सभी आया करिए, सुबह 7 बजे लाइव होता है, हम आपके साथ मिलकर बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं और इवेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारे, जिससे आप आसानी से चीजों को टैकल कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has announced the यूपी गौरव सम्मान अवार्ड इन 2023? 2023 में यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा किसने की? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद या फिर धर्मेंद्र प्रधान या आनंदीबेन पटेल। तो फटाफट से बताइए क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर आपने अपनी एसटी में किया था, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, हम इंतजार है आपके आंसर का, क्या आंसर होने वाले हैं आप सभी बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर है भाई योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था, इसमें गौरव सम्मान को पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, यूपी गौरव सम्मान 2023 उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार उत्कृष्टता को स्वीकार करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में असम के गुवाहाटी में असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Who recently launched the book title Assam's Brave Heart Lachit Borphukan in Guwahati, Assam
हाल ही में असम के गुवाहाटी में असम ब्रेव हॉर्ट लचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत विश्व शर्मा, अरूप कुमार दत्ता या फिर लचित बरफुकन। फटाफट आंसर करना है आप सभी को, क्या आंसर होने वाला है तो बताइए क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे भाई, बताएंगे अपने आंसर्स। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चले तो राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह जी ने इसको क्या किया भाई, इस पुस्तक का विमोचन किया है। नाम आपको ध्यान रखना है, बुक का टाइटल है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। ठीक है, ये एक स्टैचू भी जो है अप्रैल में ही इसका इनॉग्रेशन भी होगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। असम के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने जो है आग्रह किया था और नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया है। यहाँ पे ये जो स्टैचू है बरफुकन साहब का, इसको लचित बरफुकन जी का, इसको क्या किया जाएगा, अनवेल किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या कोई एडिशनल पॉइंट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह कार्यक्रम असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गुवाहाटी में पंजाबारी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में हुआ। ठीक है, और हम बात करें असम के मुख्यमंत्री साहब हेमंत विश्व शर्मा जी आ गए, और इसके साथ ही असम की राजधानी दिसपुर है। असम के बहुत ही नेशनल पार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो काजीरंगा नेशनल पार्क हो या मानस नेशनल पार्क हो, तो ये एडिशनल पॉइंट आपके हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, गुजरात के कच्छ के शुष्क क्षेत्र की किस देसी खजूर किस्म को हाल ही में भौगोलिक संकेतक दिया गया है, टैग प्राप्त हुआ है? विच इंडिजिनियस डेट variety from the arid region of Kutch in Gujarat recently received the geographical indication। गुजरात के कच्छ में शुष्क क्षेत्र की किस देसी खजूर को किस्म को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके गिरिकेशर, कच्ची खरेक, अल्फांसो, अनबारा या फिर मेडजोल। फटाफट बताइए क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का। देसी खजूर किस्म को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन कच्ची खैरेक। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। गुजरात के कच्छ के शुष्क क्षेत्र की देसी खजूर की किस्म है कच्ची खरेक को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। देखो डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो एडिशनल हो, है ना। एडिशनल पॉइंट ये है आपका कि कच्ची खैरेक को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक जीआई टैग मिला। इसके बाद में गिरिकेशर, आम के बाद गिरिकेशर भी यहीं से है जिसको ये जीआई टैग मिला हुआ है। आम, गिरिकेशर आम के बाद कच्ची खरेक को गुजरात के दूसरे फल के रूप में मान्यता देता है, जिसे इस फल के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी पहला आपका गिरिकेशर आम है, दूसरा ये कच्ची खैरक जो ये किस्म है, ये देसी खजूर की किस्म है जिसे गुजरात में कच्छ में शुष्क क्षेत्र के लिए जीआई टैग दिया गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो फटाफट आंसर करना है आपको, बताना है क्या आंसर किया था अपनी एसटी में। वेयर हैज द 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर बीन हेल्ड? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली इंडिया के न्यू दिल्ली में, किर्गिस्तान के बिश्केक में, अफगानिस्तान काबुल, बकलो हिमाचल प्रदेश या फिर कजाकिस्तान एल्मेटी। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। तो हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बकलो हिमाचल प्रदेश इंडिया के हिमाचल प्रदेश के बकलोह में फाइनली इसको क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? इंडिया हिमाचल प्रदेश बकलोह में। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है भाई। 11th एडिशन है, आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू किया गया। 22 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित किया गया था भाई। 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक होने वाला यह वार्षिक कार्यक्रम सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच विशेष बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 5th टू सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून? हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है?
तो हाल ही में कौन सा देश है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है? ऑप्शन है आपके चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, जापान या फिर इंडिया। फटाफट बताइए क्या आंसर किया आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में, क्या आंसर किया था? फिर हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है जापान, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। दैट इज एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई, जापान की बात हो रही है। जापान अगर हम बात करें, देखो इसी के साथ हमें ध्यान आ जाता है, जापान को पीछे छोड़ते हुए जर्मनी 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी आ गया है, यानी जर्मनी आपका 3rd नंबर पर आ गया। जापान किस नंबर पर पहुंच गया है? आपका 4th प्लेस पर पहुंच गया है जापान। 1st प्लेस पे आपका कौन है? यूएस है। 2nd प्लेस पे आपका चाइना है और 5th प्लेस पे अपना प्यारा भारत है। चलिए देख लेते हैं भाई, जापान ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनकर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून सटीक तकनीकी का उपयोग करते हुए चंद्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में सियोली क्रेटर के पास उतरा, जिसने इसे किसी भी पिछली मिशन की तुलना में अपने लक्ष्य स्थल के करीब उतारने की अनुमति दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्राप्त लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य शैली में पारंगत हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आप बताएंगे आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का। लक्ष्मी प्रिया हु रिसीव द प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड एक्सेल्स इन विच डांस स्टाइल? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर कथकली? क्या आंसर किया था फटाफट से बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कुचिपुड़ी। एक्सप्लेनेशन भाई, अपकमिंग कुचिपुड़ी डांसर पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया इज ऑल एक्साइटेड टू रिसीव प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किया गया फ्रॉम नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लेटर। ठीक है, कुचिपुड़ी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, आपके साथ मॉर्निंग सेशन में भी काफी बार डिस्कस हुआ है। इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, व्योममित्रा, गगनमित्रा, व्योममित्रा, वायुमित्रा, सॉरी वायुमित्रा है, गगनमित्रा है, व्योममित्रा है, अंटार्किस मित्रा है या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट बताइए क्या आंसर आपने एसटी में किया था अपनी इस क्वेश्चन का, फटाफट बताएंगे, है ना, और फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ भी चलेंगे। तो बताइए क्या आंसर किया आपने इस क्वेश्चन का। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है व्योममित्रा, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। व्योममित्रा इज अ फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है, डेवलप किया गया है किसके द्वारा? अब देखो डेवलप किसके द्वारा किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है ना, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन as part of its human space flight program particularly for the गगनयान मिशन। व्योममित्रा एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष रूप से गगनयान मिशन के लिए क्या किया है? विकसित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश वर्तमान में लू और तीव्र जंगल की आग का सामना कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं आपके इक्वाडोर, ब्राजील, पेरू, चिली या फिर आपका नन ऑफ दीस। विच कंट्री इज करेंटली फेसिंग अ हीट वेव एंड इंटेंस वाइल्ड फायर्स रिजल्टिंग इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी कि क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। फटाफट बताइए क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में इस क्वेश्चन का, फिर हम लोग चलेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। राइट आंसर है
चिली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, चिली, है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट मिलेगा तो बहुत अच्छा। चिली इस समय भीषण गर्मी और भीषण जंगल की आग का सामना कर रहा है, जिसके कारण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। जंगल की आग 122 से अधिक लोगों की जान ले चुकी है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए अतिरिक्त सैन्य कर्मियों को भी तैनात किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हैजार्ड है। ऑप्शन 4 आपका राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नशे के विरुद्ध धामी अभियान किस राज्य में चलाया गया? स्टेट करंट अफेयर से ये न्यूज क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, आपके साथ बिल्कुल डिस्कस हुआ है मॉर्निंग सेशन में। पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान या नॉन ऑफ दिस? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी इस क्वेश्चन का। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, बताइए फटाफट। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इज किसकी तरफ? एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेकिन पहले आप आंसर करिए, फिर हम आंसर करते हैं। फटाफट करो, बताओ भाई क्या आंसर किया था? धामी अभियान किस राज्य में चलाया गया था? उत्तराखंड। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो वही दिया हुआ है, देखिए द धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन है वाज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड बाय चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट। चलिए नेक्स्ट इज चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास 1867 से 1868 में किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय इन 1867 to 68। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जस्टिस राणा डे हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, पीसी महालनोबिस हैं या नॉन ऑफ दीज हैं? ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है, बताइए क्या आंसर किया अपनी एसटी में आपने? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए भाई। तो राइट आंसर क्या है? बहुत सिंपल, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में निकल कर आ रहा है भाई, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1867 to 68। डियर इसके साथ ही अगर हम बात करें नेशनल इनकम का जो बेस ईयर है वो क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेस ईयर क्या है? 2011-12, ठीक है। और नेशनल इनकम में हम कैलकुलेट किसे करते हैं, यानी नेशनल इनकम जो फाइंड आउट करते हैं इसकी जगह हम किसको कंसीडर करते हैं? अब ऐसे तो आपने बहुत कुछ सुना है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, डीपीआई, किसको हम कैलकुलेट करते हैं? तो हम किसको कैलकुलेट करते हैं? एनएनपी को। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI हैज अमेंडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिसेंटली? भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया है? ऑप्शन आपके सामने देखो दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको करना है। बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आ रहा है ना, बिल्कुल। IBBI इंसॉल्वेंसी resolution process under for HUF regulation 2016, insolvency resolution process for individual person regulations 2016, is insolvency resolution process for corporate person regulations 2016 या फिर insolvency resolution process for company regulation 2016। तो बहुत ही ध्यान से, ऑप्शन बहुत ही पास में है, बहुत ही नियर अबाउट है, आपको सही आंसर पहचानना है। तो चले आंसर की तरफ, बताओ क्या आंसर किया था अपनी एसटी में आपने? यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन 3, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस रेगुलेशंस 2016। तो ऑप्शन 3 आपका राइट। क्लियर है? चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? मार्च 2021 में सब कमेटी बनाई गई, इंसॉल्वेंसीज लॉ कमेटी, ILC जिसे बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी recommended a pre-pack framework within the basic structure of the insolvency and bankruptcy code 2016। मार्च 2021 में दिवाला कानून समिति की एक उप समिति ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की मूल संरचना के भीतर एक प्री पैक ढांचे की सिफारिश की है। ऑप्शन 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। द नोटा ऑप्शन फर्स्ट यूज इन द इलेक्शन ऑफ विच ईयर। बहुत अच्छा है भाई, नोटा जो आप सभी जानते हो विकल्प का प्रयोग जो करना शुरू किया गया था, यह सबसे पहले किस वर्ष के चुनाव में किया गया था? 2006, 2008, 2012, 2010 या फिर 2013? बताइए किस ईयर में नोटा को सबसे पहली बार यूटिलाइज किया गया, सबसे पहली बार यूज किया गया? चलेंगे आंसर की तरफ, चले। तो राइट आंसर है 2013। सबसे पहली बार नोटा को यूज किया गया था 2013 में। एक्सप्लेनेशन देख लें, सिंपल सा दिया है। नोटा विकल्प का प्रयोग सबसे पहले पहले 2013 के चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के पास नकदी के रूप में वाणिज्यिक बैंक द्वारा रखे गए रिजर्व को क्या कहा जाता है? भाई बहुत सिंपल है, बताओ फटाफट क्या आंसर किया था आपने। डिटेल में आपके साथ डिस्कस होता है, जो क्लासेस आपकी आरबीआई टॉपिक रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी रहता है ना। बताइए क्या आंसर होने वाला है? द रिजर्व हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक इन फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई इज नोन एज। ऑप्शन है आपके कैश रिजर्व, डिपॉजिट रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, मोमेंट्री रिजर्व, मॉनेटरी रिजर्व। मुझे नहीं लगता कोई पर्सन ऐसा है जो बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहा है और उसे इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है? कैश रिजर्व। ठीक है डियर, अगर स्पेशली हम बोले तो उसे हम कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर के नाम से भी जानते हैं, सीआरआर बोलते हैं। एंड एसएलआर जो होता है ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। सीआरआर एसएलआर ये दो रिजर्व रेशियो होते हैं जो मेंटेन किए जाते हैं और इनको मेंटेन करना जरूरी होता है। सीआरआर किस पर अप्लाई होता है? सीआरआर ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सीआरआर ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। एसएलआर की बात करें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो ये जो ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक पर अप्लाई होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कितने परसेंट है? प्रेजेंट टाइम 4.50% है। और अगर हम बात करें एसएलआर की तो ये कितने परसेंट है? ये 3% है। एसएलआर किस पर अप्लाई होता है भाई? ये सभी बैंक्स, ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी बैंकों पर अप्लाई होता है। ऑल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर क्या होता है? अप्लाई होता है। ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? और देखो एसएलआर को हम कैश फॉर्म या फिर लिक्विड एसेट के फॉर्म में भी रख सकते हैं। और ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैश फॉर्म या लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखते हैं किसके पास? अपने पास, सेल्फ, इट्स सेल्फ, अपने पास रखते हैं। जबकि सीआरआर जो है ये किसके पास रिजर्व करके रखा जाता है? आरबीआई के पास इसको रिजर्व करके रखा जाता है। अब इसका कैलकुलेशन किस पर होता है? यानी सीआरआर कैलकुलेटेड ऑन, अब जो भी स्टूडेंट पता है बिल्कुल बताएंगे, सीआरआर कैलकुलेट किस पे होता है? एनडीटीएल पर। और एसएलआर भी किस पे कैलकुलेट होता है? एनडीटीएल पर। और एनडीटीएल कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। एनडीटीएल का कैलकुलेशन डेली बेसिस पर होता है। एनडीटीएल दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम एंड टर्म लायबिलिटी, है ना। डिमांड डिपॉजिट, कासा, टाइम एंड टर्म डिपॉजिट। राफा बहुत अच्छे से आपको पता है, कासा दैट इज करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, राफा दैट इज रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। एनडीटीएल कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, सीआरआर कैलकुलेटेड ऑन एनडीटीएल, एसएलआर कैलकुलेटेड ऑन एनडीटीएल। एसएलआर दैट इज कैश एंड लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में इटसेल्फ, अपने पास। सीआरआर कैश फॉर्म में किसके पास? आरबीआई के पास। अप्लाइड फॉर ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, एसएलआर अप्लाइड फॉर ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्रेजेंट टाइम परसेंटेज 4.50, प्रेजेंट टाइम परसेंटेज 18%। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ आए होंगे दो जो हमारे रिजर्व रेशियो होते हैं। क्लियर कट है? क्लियर है इतना पॉइंट सभी को? आई होप बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा आपने इस पॉइंट को। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो। डन, ले लो स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1 डन। आई होप ले लिया होगा। चलो अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ।
एक्सप्लेनेशन देखो छोटा सा दिया हुआ है, वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखे गए रिजर्व को कैश रिजर्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसको हटा दूं तो एक्सप्लेनेशन सही से आपको दिख जाएगा। अरे भाई कहां गए, इधर आ गए, चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, द वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वेदर लोकेटेड एट होम और ओवरसीज after depreciation and excluding the influence of taxes and subsidies is known as। किस देश के निवासियों द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य, चाहे वह घर पर या विदेश में स्थित हो, मूल्यह्रास के बाद और करों को और सब्सिडी के प्रभाव को छोड़कर के रूप में जाना जाता है। भाई नेशनल इनकम से क्वेश्चन आ रहा है निकलकर, GDP at market price, GNP at market price, NNP at factor cost, GNP at factor cost, GDP at factor cost। फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। तो देखो क्या आंसर किया था एसटी में आप बताएंगे, हम लोग करते हैं डिस्कस। देखो किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य, चाहे वह घर पर हो या विदेश में स्थित हो, देश के निवासियों द्वारा किया जा रहा है ना। तो देखो यानी अगर हम बात करें तो कुछ ये निकल कर आएगा कि इंडियन सिटीजन्स के द्वारा, इंडियंस के द्वारा देश के अंदर किया गया उत्पादन, या फिर इंडियंस के द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन। तो भाई इंडियन सिटीजन्स के द्वारा चाहे देश में किया जाए या देश के बाहर किया जाए, ये जो कैटेगरी आती है ये क्या निकल कर आता है, इसको हम जीएनपी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन फिर चलो ठीक है जीएनपी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने इसके बाद क्या बोला है, मुद्रा मूल्यह्रास के बाद और करों और सब्सिडी के प्रभाव को छोड़कर, यानी मूल्यह्रास भी छोड़ दें, चलो डेप्रिसिएशन भी हम क्विट कर देंगे, है ना, और हम करों को भी छोड़ दें, यानी कर क्या होंगे इसमें प्लस होंगे, ठीक है, टैक्सेस प्लस होंगे और सब्सिडी क्या होगी माइनस होगी। तो ये जब सब होगा और डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा। अब देखो सबसे पहली चीज है, जब जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, जब जीएनपी से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं भैया, तो बताओ क्या आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनएनपी। क्या बोलते हैं, एनएनपी। एनएनपी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जब एनएनपी है, अब एनएनपी में हमने क्या किया, एनएनपी में हमने टैक्स को क्या बोला इन्होंने, इन्फ्लुएंसेस ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज नोन एज, एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, हम टैक्सेस के इन्फ्लुएंस को भी हटा दें, हम जो है सब्सिडी के भी इन्फ्लुएंस को हटा दें। तो जब ये दोनों ही इन्फ्लुएंस हम हटा देंगे तो फिर जो आएगा निकलकर वो क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट पर निकलकर हमारा एनएनपी आ जाएगा। यानी टैक्सों को हमने हटा दिया ना, एक्सक्लूड किया है, तो जब हम एक्सक्लूड करेंगे तो टैक्स हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सिडी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि सब्सिडी नहीं देनी है, सब्सिडी आउट है। तो जब ये सब आउट है तो एनएनपी किस पर निकल कर आया, फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट दैट इज लागत मूल्य। भाई मार्केट प्राइस अगर हम निकालते तो फिर टैक्स प्लस होता, यानी ये जो मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन भी लेस कर दो, जब एनएनपी में हम टैक्स प्लस करते, डेप्रिसिएशन को सब्सिडी को माइनस करते, तो हमें किस पर मिलता, मार्केट प्राइस पे मिलता। लेकिन जब हमने टैक्स को और सब्सिडी को बाहर ही रखा है तो फैक्टर कॉस्ट पे निकल कर आएगा एनएनपी अपना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट, चलो अच्छा क्लियर। चलो एक और बात आपको देखो बता देता हूं मैं, इरेज कर देता हूं इसको, समझ ही लो। देखो कुछ टर्म निकल कर आते हैं, आपने सुना होगा जीडीपी, जानते ही हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो जो जीडीपी होता है, इंडिया में रह रहा इंडियन प्लस फॉरेन में रह रहा, इंडिया में रह रहा इंडियन प्लस इंडिया में रह रहा फॉरेनर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इंडिया में रह रहा इंडियन प्लस इंडिया में रह रहा फॉरेनर। जीएनपी इंडिया में रह रहा इंडियन प्लस फॉरेन में रह रहा इंडियन, यानी इंडिया में रह रहा इंडियन जो प्रोडक्शन कर रहा है और इंडिया से बाहर जो रह रहा है वो भी जो प्रोडक्शन कर रहा है वो जीएनपी कहलाता है। अब ये अलग अलग, चाहे हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालें या मार्केट प्राइस पे। फिर एनडीपी जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो हमें एनडीपी मिल जाता है। जब एनएनपी फाइंड आउट करना होता है तो हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, हमें एनएनपी मिल जाता है। ठीक है। अब जब फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, मार्केट प्राइस पे निकालना है तो टैक्स प्लस करेंगे, सब्सिडी माइनस होगा। भाई मार्केट फैक्टर कॉस्ट तो होती है साधन लागत जिसे बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट जिससे प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है, जब मार्केट जाएगा टैक्स प्लस करेगा, सब्सिडी माइनस करेगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल आप समझे होंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, देन पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। और भी टर्म है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, है ना। चलो एक और फार्मूला देख लेते हैं पीसीआई वाला भी। पीसीआई पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा, नेशनल इनकम से जब हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो फिर पीसीआई आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है। और एक आता है डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये कैसे निकलता है, जब पर्सनल इनकम से हम डायरेक्ट टैक्स को लेस कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। अरे हो किस नंबर क्वेश्चन पे थे भाई, इस पे थे, हाँ। अरे फिर वही हो गया, कोई नहीं, चलो। जब पर्सनल इनकम से हम डायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, डीपीआई मिलता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मिल जाती है। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। चलिए अब इसको हटा देते हैं। राइट इज एक्सप्लेनेशन आ गया है। किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य, चाहे वो घर पर हो या विदेश में हो, मूल्यह्रास के बाद और करों और सब्सिडी के प्रभाव को छोड़कर कर लागत एनएनपी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनआईआरएफ के संक्षिप्त रूप में एफ का क्या अर्थ है। व्हाट डज एफ स्टैंड्स फॉर इन एब्रिविएशन ऑफ एनआईआरएफ। एनआईआरएफ के संक्षिप्त रूप में एफ का क्या अर्थ है, फटाफट बताओ भाई। क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में। चले आंसर की तरफ, चलो भाई चलते हैं। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है फ्रेमवर्क। ठीक है, यहां पे देखो फुल फॉर्म भी निकल कर आ गया, सारा आ गया एक्सप्लेनेशन के साथ। द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इज a methodology adopted by the Ministry of Education, Government of India to rank institutions of higher education in India. The framework was approved by the MHRD and launched by Minister of Human Resource Development on 29th September 2015. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। फ्रेमवर्क को एमएचआरडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। 29 दिसंबर 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एमडीआर स्टैंड्स फॉर, एमडीआर का क्या मतलब है। ऑप्शन आपके दिए हुए, मार्जिन डिस्काउंट रेट, मोबाइल डिस्काउंट रेट, मिनिमम डिस्काउंट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, चलो चल रहे हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म बताया गया है। एमडीआर स्टैंड्स फॉर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऑप्शन 5 आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, तो चलिए देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। इसके लिए एक छोटा सा लेकर चलते हैं। एक तरफ देखो आरबीआई है,
अब आरबीआई मार्केट में, एक तरफ मार्केट है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसका अमाउंट हमने ले लिया 5,000 करोड़। ये सिक्योरिटी पर यहां डेट भी मेंशन है, डेट हम ले लेते हैं, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल लेते हैं, 1 अप्रैल 2024। तो ये A4 साइज का व्हाइट कलर का प्लेन पेपर होता है जिसपे मेंशन होता है अमाउंट, है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई के द्वारा मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है या सेल और परचेज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल होती हैं भाई, ये कैसे सेल होती हैं? ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। कैसी सिक्योरिटीज होती हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। अब आप बोलेंगे सर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का मतलब जो सिक्योरिटीज 1 साल से अधिक टाइम की होती हैं, यानी मोर देन 1 ईयर, ठीक है। मोर देन 1 ईयर की सिक्योरिटीज होती हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो भी सिक्योरिटीज आती हैं ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है, मोर देन 1 ईयर के लिए इशू की जाती हैं, है ना। तो ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। यहां से मार्केट के मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसको यूज करता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं उनके अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है। यानी अगर आप पूछते हैं, कोई पूछता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं उनके अमाउंट की क्या लिमिट होती है, तो आप बोलेंगे नो लिमिट। कितने भी अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जा सकती है। तो पता तो चल ही गया होगा आंसर क्या है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। It is buying or selling of government bonds in the open market by central bank to inject or suck liquidity from the system. ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चले तो फटाफट चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। दैट इज को इरेज कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन आ रहा है आपका, देख सकते हैं आप, वही पॉइंट लिखा हुआ है। ओमो बाजार में तरलता की स्थिति को समायोजित करने के उद्देश्य से सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित बाजार संचालन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हंगरी की राजधानी क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी? अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन जी हाँ हो गया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी? हंगरी की राजधानी क्या है? तो बताओ भाई क्या आंसर किया था। राइट आंसर क्या है? बुडापेस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो हंगरी इज द लैंड लॉक्ड कंट्री है सेंट्रल यूरोप में। इट इज कैपिटल बुडापेस्ट एंड बिस्केक बाय द डैन्यूब रिवर, ठीक है। डैन्यूब नदी पर द्वारा विभाजित है। बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट इज किर्गिस्तान की मुद्रा भाई पूछी गई है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान? सोम, लीव, यूरो, ताला या फिर दिनार? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोम। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, सोम। किर्गिस्तान सोम किर्गिस्तान की मुद्रा है। किर्गिस्तानी सोम किर्गिस्तान की मुद्रा है। हमारी मुद्रा रैंकिंग दर्शाती है कि सबसे लोकप्रिय किर्गिस्तानी सोम विनिमय दर केजीएस और यूएसडी दर है। सोम्स का मुद्रा कोड केजीएस है और मुद्रा प्रतीक है जो कि आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मृदुल, रमेश शर्मा, प्रकाश रेड्डी, कमलेश वर्मा या फिर मनोज कुमार? बताओ क्या आंसर किया था आपने। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट रिसेंटली? बताओ फटाफट क्या आंसर किया था एसटी में। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका सिद्धार्थ मृदुल। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, दैट इज। एक्सप्लेनेशन पे आ जाएं तो एक्सप्लेनेशन भाई, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के 3 महीने बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से निकल कर आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अलोंग विद T20 cricket, which sports have been announced for inclusion in the Olympic Games Los Angeles 2028? T20 क्रिकेट के साथ साथ किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई? ऑप्शन है आपके देखो दिए हुए, फ्लैग फुटबॉल, रग्बी, टेबल टेनिस है, लैक्रोज, स्क्वैश या बैडमिंटन है। फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोज, स्क्वैश या बेसबॉल, सॉफ्टबॉल है, आर्चरी, जिम्नास्टिक्स या स्विमिंग है, फुटबॉल, रेसलिंग या फिर सेलिंग है।
तो फटाफट बताइए क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। देखो भाई, क्रिकेट के साथ साथ किस खेल को ओलंपिक गेम्स में लॉस एंजलिस 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई है, तो वो खेल कौन कौन से हैं? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश एंड बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सीधा सा पॉइंट है। फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश एंड बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028 के हिस्से के रूप में टी20 क्रिकेट और 4 अन्य खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। अन्य नई प्रविष्टियां फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल है। ठीक है डियर, तो ये हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसी के साथ ही हम लोग का जो एसटी डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। 125 क्वेश्चन हमने किए, है ना। आई होप आपने सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट लाइक करिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, और अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। एसटी डिस्कशन एवरी मंडे होता है, जैसा आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में भी आना है, जो 7 बजे सेशन होता है। लाइव सेशन में आया करें, बहुत अच्छी तरह से आप चीजों को समझ पाएंगे, नोट डाउन करेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को और स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।